नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी पर तिरंगा लगाकर घर घर तिरंगा अभियान की अपील की। देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक तिरंगे के साथ बाइक रैली निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी अभियान का आगाज हो चुका है। मध्य प्रदेश में 13 से 15 अगस्त तक सभी सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और कॉलेजों में तिरंगा फहराया जाएगा। बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों को राष्ट्र ध्वज खरीदकर सम्मान के साथ अपने घर पर फहराना होगा और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी। उधर कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। साफगोई के साथ यह कहने में कोई संकोच नहीं कि राजनीतिक दलों के हर कदम, हर फैसले के पीछे कोई बड़ा मकसद, बड़ा टारगेट जरूर होता है। तो इन तिरंगा अभियानों में भी होगा। राजनीतिक मकसद होने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल यह कि तिरंगा एक है, देश का है, भारत का है, हम सब का है। फिर तिरंगे पर तकरार क्यों? प्रधानमंत्री मोदी की हर घर तिरंगा अभियान की अपील शुरुआत एमपी में हो गई। सभी जिलों में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के निर्देश भी जारी हो गए। 13 से 15 अगस्त तक सभी सरकारी दफ्तरों और स्कूल में तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन अभियान आगे बढ़े उससे पहले एमपी में तिरंगा पर सियासत परवान चढ़ने लगी। पहले कांग्रेस का बीजेपी पर तिरंगा बेचने का आरोप, फिर बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का पलटवार। कांग्रेस ने गांधी के विचारों को बेचकर शासन किया, गांधी के विचारों को ही धो डाला। मुझे मेरे घर पर तिरंगा लगाना है तो मेरे घर में तो फैक्ट्री नहीं है, मुझे कहीं से तिरंगा लेना पड़ेगा। तो कांग्रेस तो विकृत मानसिकता का राजनीतिक दल है। अब इसको ही आप कहने लग गए। अरे हम तो उपलब्ध करा रहे हैं, तुम तो गांधी जी के विचारों को बेच करके 55 वर्ष राज कर गए देश पर, और गांधी जी के विचारों को ही धो डाला इस देश के अंदर। जिस काम को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारने का काम किया है, तो आप तो विचारों को बेच रहे थे और आज भी उसी नाम को आप देश के अंदर बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इधर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा, तिरंगा यात्रा निकालते हुए कहती है तिरंगा तो कांग्रेस की रगों में। बीजेपी पर तंज कि सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली पार्टी तिरंगे बेच रही है, आम दुकानदार की रोजी रोटी छीन रही है। आरएसएस दफ्तर में आजादी के बाद कई दशकों तक तिरंगा ना फहराने की याद भी दिला गई कांग्रेस। अरे तो तिरंगा तो वर्षों से गरीब मजदूर परिवार बनाते आए, वो उनकी आजीविका का साधन है और वो ऐसे बेचते हैं। लेकिन आप वो भी उनसे उनका अधिकार, रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। पहले ही आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि लोगों की रोजी रोटी और उनकी थाली से खाना छीन चुका है। अब आप तिरंगे को बेचने को भी भाजपा के लोगों को देना चाहते हैं। हम सबसे पहले पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे धनाढ्य पार्टी मानी जाती है। सबसे ज़्यादा चंदा एक रिपोर्ट के अंदर सामने आ चुका है कि भाजपा को मिलता है। देश भर में इनके हाईटेक कार्यालय हैं, भोपाल के कार्यालय को तोड़कर 500 करोड़ का हाईटेक कार्यालय बना रहे हैं, करोड़ों रुपए हर वर्ष चंदा करते हैं। तो क्या जनता को, नागरिकों को वो फ्री के अंदर, मुफ्त के अंदर तिरंगा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं क्या? वो भी बेचेंगे और वो बेचने के लिए विक्रय केंद्र खोल रहे हैं। बहरहाल राजनीतिक दलों की, दिग्गज नेताओं की सोशल मीडिया अकाउंट पर डीपी बदल चुकी है। कांग्रेस के ऑफिशियल पेज पर नेहरू जी तिरंगा लिए नजर आते हैं, तो बीजेपी नेताओं की डीपी तिरंगामय हो चुकी है। तिरंगे के बहाने तकरार इस बात की कि सबसे बड़ा देशभक्त कौन। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। घर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है और मध्य प्रदेश में भी यह अभियान जोर पकड़ चुका है। यहां तक कि शासन के आदेश हो गए हैं, जिलों में जो सरकारी स्कूल हैं, दफ्तर हैं, सरकारी उन इमारतों पर तिरंगा फहराया जाएगा 13 से 15 अगस्त तक। लेकिन सवाल ये बार बार उठ रहा है कि भाई दोनों तिरंगा यात्रा निकालने, इसमें दिक्कत क्या है? चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। उमेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है उमेश जी आपका। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चैतन्य भट्ट जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। कांग्रेस बीजेपी दोनों तिरंगा यात्रा निकालें, इस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए एक दूसरे को?
कोई आपत्ति वाली बात ही नहीं है। देखिए, तिरंगा तो हमारी आन बान शान का प्रतीक है, वो उस बात का प्रतीक है कि हमने स्वतंत्रता संग्राम किस तरह से किया, हमारे कितने हजारों लोगों ने उसमें प्राण के बलिदान दिया। और तिरंगा की तो अपनी एक अलग शान है। उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है या कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकाल रही है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक स्वाभिमान जो हमारा था और आज भी है, उसके लिए जो युवा हैं या जो बच्चे हैं उनको ये पता तो लगे कि तिरंगा क्या था और तिरंगा के लिए किस तरह से लोगों ने बलिदान किया, सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई उस तिरंगा की आन बान शान के लिए। अगर तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही या कांग्रेस भी निकाल रही तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि आजकल राजनीति में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हर चीज में राजनीति होने लगती है। अब आप देखिए, उनने कहा भाई गांधी आपका, सावरकर हमारा, नेहरू आपका, सरदार पटेल हमारा, मुसलमान आपका, हिंदू आपका, हिंदू हमारा। तो ये जो स्थितियां हैं, ठीक है, राजनीतिक दलों की अपनी अपनी एक विचारधारा होती है, अपने अपने सिद्धांत होते हैं, अपने एजेंडा होते हैं, लेकिन तिरंगा को लेकर तो कम से कम राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि तिरंगा तो कांग्रेस की भी शान है, भारतीय जनता पार्टी की भी शान है। ये बात जरूर है कि ये आरोप बार बार लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संस्था है RSS, उसमें तिरंगा नहीं फहराया जाता। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हम 26 जनवरी को और 15 अगस्त कुछ उन स्थानों पर भी तिरंगा फहराते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आपका ठीक है, अगर भगवा झंडा आपका अपना खुद का झंडा है तो उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ तिरंगा भी फहरा दिया जाए तो क्या दिक्कत है। तो ये भी इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे लगते हैं कि इससे तिरंगा की शान में भी कमी आ रही है, क्योंकि तिरंगा तो तिरंगा है, वो तो तीन रंग जो उसके वो अलग अलग विविधताओं को दर्शाते हैं। अगर उसको लेकर राजनीति कर रही है दोनों पार्टियां तो मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि इससे ये समझ में भी आता है कि राजनीतिज्ञों के अपने अपने एजेंडे को भी वो इस तरह से बांट के चलते हैं कि हम तिरंगे को भी बांट लेंगे, हम अपनी यात्रा अलग करेंगे, वो अपनी यात्रा अलग करेंगे। अभी दिल्ली में जो तिरंगा यात्रा निकाली भारतीय जनता पार्टी, उसमें विपक्ष का कोई सांसद शामिल नहीं हुआ। अरे भाई, उसमें क्या दिक्कत थी, आप भी शामिल हो जाते, हम भी कहते हमारा भी तिरंगा है, आपका भी तिरंगा है। तो ये जो बंटवारे की राजनीति इस समय चल रही है और जो विचारों का जो एक टकराव चल रहा है, ये देश के लिए ठीक बात नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही है। इस पर भी जाऊंगा मैं, चूंकि आपने RSS का भी जिक्र किया कि भाई काफी लंबे समय तक ये कहा जाता है कि वहां तिरंगा नहीं फहरा उस पर, लेकिन उससे पहले उमेश शर्मा जी, एक बात जो कांग्रेस बार बार कह रही है कि आप लोग तो तिरंगा बेच रहे हैं, अपमान कर रहे हैं उसका। नहीं, मुझे बताइए कि इसमें आपत्ति किस बात पर है। अगर भारत का नागरिक भारत के ध्वज को, भारत के तिरंगे को अपने परिश्रम के पैसे से, अपने पसीने की कमाई से खरीदेगा तो उसके भीतर एक भाव पैदा होगा और उसको क्रय करके अगर वो अपने संस्थान पर, अपने प्रतिष्ठान पर, अपनी दुकान पर, अपने स्कूल, कोचिंग, विद्यालय, महाविद्यालय, जहां भी वो कार्यरत है, या अपने घर पर उस झंडे को क्रय कर अगर वो फहराता है तो इसमें क्या आपत्ति है। आखिर हम नागरिकों को हर चीज मुफ्त उपलब्ध कराने की मानसिकता से कब मुक्ति प्रदान करवाएंगे? क्या आवश्यकता है कि हम हर एक बात में मुफ्तखोरी की आदत लोगों के दिलो दिमाग के अंदर डाल दें? अगर, और वो भी भारत के झंडे के लिए, अगर आदमी भारत का झंडा, भारत का ध्वज या भारत का तिरंगा जो है वो क्रय करता है तो उसके भीतर उसके प्रति एक जो स्वाभाविक लगाव है, उस लगाव में वृद्धि होगी, उसके स्वाभिमान के अंदर इस बात की बढ़ोतरी होगी कि मैंने अपने पैसे से झंडे का क्रय करा है, और वो उसको लहराने में गौरव का अनुभव करेगा। और आवश्यकता है क्या कि हर बार हम हर चीज को मुफ्त में उपलब्ध कराएं? मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान को इस मुफ्तखोरी की मानसिकता से, जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 60-65 साल में लगाती है, दाढ़ में लगे इस खून की मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। और अगर क्रय करा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने वितरण केंद्र के माध्यम से उसको उपलब्ध करा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के मित्रों को मुझे लगता है कि कुछ भी इसमें आपत्तिजनक नहीं मानना चाहिए। पर कांग्रेस पार्टी का चूंकि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, तो विरोध के लिए विरोध करना उनका आवश्यक है। हर एक बात में अनावश्यक विरोध करना कांग्रेस पार्टी की आदत और स्वभाव में शुमार हो गया। तो मुझे लग रहा है कि हमको तो कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता है। हम तो अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को सैल्यूट करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने एक राजनीतिक संगठन के होते हुए इस तरह के एक वातावरण का निर्माण करने का महत्वपूर्ण काम करा है। जी ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए। भूपेंद्र जी, सुन रहे होंगे आप, मुफ्त खोरी की आदत देश को कांग्रेस ने लगाई है। अभी तो जो है प्रधानमंत्री जी गांव-गांव कह रहे हैं, इनके सांसद कह रहे हैं कि हम तुम्हें मुफ्त में गेहूं खिला रहे हैं, मोदी जी का धन्यवाद करिए, उनको बोलिए थैंक यू मोदी जी।
ये तो इनकी पार्टी कह रही है। 2 साल से रोज बोर्ड लगे पूरे देश भर में करोड़ों रुपए के, थैंक यू मोदी जी। ये कौन कर रहा है? ये जो झूठे लोग हैं जिनका जीवन झूठ बोलते बोलते कट गया, ये उन लोगों की बातें हैं। हमें आपत्ति है, किन चीजों पर आपत्ति है? हमें झंडे पर आपत्ति है, तो हमने बनाया, हमने स्वीकार किया उसको, हमने प्रणाम किया। तुम तो 1943 में कह रहे थे कि ये तिरंगा हमें स्वीकार नहीं है, इसे देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये तो तुम्हारे नेताओं ने कहा हुए थे। आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं जी कि तिरंगे की एक ध्वज संहिता है। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने एक आदेश निकाला और उसमें लिखा हुआ है कि भगवा रंग ऊपर की तरफ है। क्या तिरंगे में भगवा रंग होता है? जो भगत सिंह कहते थे भाई रंग दे बसंती चोला, उस बसंत के रंग से, उस चोले के रंग से ऊपर का जो केसरिया रंग है, जो सुप्रीम सेक्रीफाइस का प्रतीक है, उसको स्वीकार किया गया। भगवा रंग तो आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। ये रंग में बहुत अंतर है। अगर जो है कोई भी डिस्टॉर्शन झंडे पे उसमें प्रतीक में किया जाता है तो ये अपराध है कि क्या ये मजाक है? ये सही विरोध करते हैं। आज जो है मध्य प्रदेश में जी देश लूट लेगा क्या? झंडे बनाने के ऑर्डर दे दी। ये बताएं, सतना में जो है अंडाकार चक्र बनाकर जो है झंडे सप्लाई हुए हैं, वहां के जो है प्रशासन ने लौटा दिए 3 लाख झंडे, अमानक झंडे सप्लाई किए जा रहे हैं। आप इस तरह झंडे की बेइज्जती कर रहे हैं। आप इस तरह झंडे को घर घर फहराना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी भी घर घर झंडा फहरवाती थी। हर कॉलोनी में एक झंडा चौक बनाया जाता था। एक प्रशिक्षित आदमी, दीक्षित आदमी उसमें झंडा फहराता था, उसके जो है नियम कायदे का पालन करता था, सम्मान के साथ उसको उतारता था। आप ध्वज संहिता से खेल रहे हैं। आप जो है उस ध्वज की जो है निंदा की स्थिति में ला रहे हैं। ये आप इसको, और अगर हम इसके लिए गलत बोले तो कांग्रेस का तो काम ही है विरोध करना। कांग्रेस किस बात का विरोध कर रही? आप झंडे के स्वरूप के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं, करेंगे, क्योंकि ये झंडा हमारी आत्मा है, ये झंडा हमारी आत्मा इंसान है। इसके लिए लाखों लोगों ने अपनी आहुतियां दी हैं भाजपा को, जो और संघियों को छोड़कर, तो हम उसके लिए लड़ेंगे। आप कैसे डिस्टॉर्ट कर सकते हैं? आप इनसे पूछेंगे ये भगवा और केसरिया में अंतर समझते हैं? कैसे इनकी सरकार ने अभी तक आदेश वापस ले लिया है? आदेश वापस लेना चाहिए था। आपके कलेक्टर कैसे लिख रहे हैं? आप क्या कोशिश कर रहे हैं? आप रंग बदलना चाहते हैं क्या झंडे का? झंडे की संहिता है, उसकी साइज है, उसका नाप है, उसकी जो है पूरी बुनावट है, उसमें कितनी चक्र में कितनी तकलियां होंगी, ये तक लिखा होगा। आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। कह रहे साहब कांग्रेस को तो आदत है बात करने, कांग्रेस को तो आदत है, ये आदत है। आप खिलवाड़ कर रहे हैं और हमारी आदत है। ये जो है ये बेहद गंभीर आरोप भूपेंद्र जी आपने लगाए, उनका जवाब ले लेते हैं। इसके बाद मैं चैतन्य जी के पास जाऊंगा। उमेश जी, सारी बातें आप सुन रहे होंगे। अपमान ना हो जाए झंडे का, ये कोई नहीं चाहेगा। किसी भी शख्स, किसी की भी इच्छा नहीं होगी कि भाई ऐसे गलत हो जाए। जो जिस बात का जिक्र भूपेंद्र जी कर रहे हैं, रंग बदलने की कोशिश हो रही है क्या? नहीं, ना तो रंग बदलने की कोशिश हो रही है। अभी भूपेंद्र जी ने कहा कि बसंती का, भगत सिंह जी कहते थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला, तो बसंत की भावना को उस केसरिया भाव से अभिव्यक्त करा है। कहीं पर भी रंचमात्र ये कोशिश नहीं हो रही है। और भारत के ध्वज को बदलने का तो कोई विचार भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि ये कल्पना मात्र से सीरन हो जाती है। कांग्रेस पार्टी की तकलीफ ये नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी ने ले जाकर कहां खड़ा कर दिया कि हमने घर घर जाकर गेहूं मुफ्त बांटा। 2 साल का कोरोना का गंभीर संकट काल था। अरे भूपेंद्र जी जब आप बोल रहे थे, भूपेंद्र जी आप प्रवचन दे रहे थे तब मैंने सुना ना। अरे भूपेंद्र जी जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था ना। भूपेंद्र जी आप झूठ बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी जब आप बोल रहे थे, जब मैं सुन रहा था ना भूपेंद्र जी, ठीक है भूपेंद्र जी आप इतने विचलित हो जाते एकदम से। अरे भूपेंद्र जी इतने विचलित क्यों हो जाते? आप भोकला क्यों जाते? जब आप बोल रहे थे मैं कितना देर। सही बात का सही जवाब दीजिए, घुमाइए मत, जलेबी मत बनाइए। आपकी सरकार की चिट्ठी आप पूरा समय भूपेंद्र जी को दे दीजिए। भूपेंद्र जी सुन लीजिए, आप या तो हम दोनों बोलेंगे तो ऐसे तो डिबेट होने से नहीं। उसमें रंग क्यों बदला? सुन लीजिए भूपेंद्र जी, सुन लीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। जी उमेश जी। अरे भूपेंद्र जी बराबर 5:30 से 6 मिनट तक आप अपना वक्तव्य करते रहे। मैं आपको धैर्यपूर्वक सुन रहा था। सरकार का इस पत्र है। अरे थोड़ी संसदीय प्रणाली का ज्ञान रखो देवता।
जब आप बोल रहे थे तब मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना है, बहुत धैर्यपूर्वक आपको सुना है। ऐसा नहीं कि आरोप का पत्थर उछालकर गली में जाके छुप जाओ, जरा प्रत्युत्तर भी सुनो। हम नहीं छुप रहे हैं। अरे तो आप लगातार बोलोगे, बोलने नहीं दोगे, और आपके झूठ को क्या हम गले उतार कर बिठा दे? हम आपके दृष्टिकोण से बात करें क्या, या जो आपने बोल दिया वो अंतिम सत्य हो गया? ऐसा तो नहीं होगा ना भूपेंद्र जी कि आपने एक झूठा आरोप चस्पा कर दिया। भूपेंद्र जी, उमेश जी बोलिएगा, सुन रहे हैं आरोप को हमारे माथे आप चस्पा कर, आपकी कठिनाई ये नहीं है। उमेश जी सुन रहे हैं, कहाँ सुन रहे जी? आपकी कठिनाई ये नहीं है भूपेंद्र जी, आपकी कठिनाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भेजा हुआ है। अरे भूपेंद्र जी, आपकी कठिनाई झंडा है नहीं, आपकी कठिनाई तिरंगा नहीं है। आपकी कठिनाई ये है कि पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। आपकी तकलीफ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को भोंदा बना दिया है। आपकी तकलीफ ये है कि मध्य प्रदेश की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है उसको शिवराज जी के नेतृत्व में 18 साल से ऊपर आने नहीं दिया है। आपकी कठिनाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण आप लोग राजनीतिक उत्तराधिकार से वंचित हो गए हैं। आपका ये जो पट्टा रखा हुआ था हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का, ये पट्टा ये लीज समाप्त कर दी है, इसलिए आपकी बौखलाहट। ठीक है बोलने नहीं देते, आप निरंतर बोलते जाते। ऐसे तो डिबेट नहीं होगी ना, ऐसे डिबेट होगी, आप निरंतर बोलते रहेंगे, हम आपकी बात। ठीक है। अच्छा जी मैं आप दोनों से एक रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है आप अपना आईना देखो साहब, अपना आईना देखो। दोनों से रिक्वेस्ट है, कृपया अपनी बात और कांग्रेस कृपया अपनी बात रखें और सुने भी दूसरे की बात। जी ठीक है भूपेंद्र जी उमेश जी माफी चाहूंगा, चैतन्य जी के पास जाऊंगा मैं चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। चैतन्य जी, सवाल ये जिस बात का जिक्र अभी आया भी कि कहीं असम्मान तो नहीं हो रहा है तिरंगा का, लेकिन उससे एक और आगे की बात मैं आपसे समझना जरूर चाहूंगा। जब इतने बड़े पैमाने पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों तिरंगे होंगे तो उनकी बेकदरी ना हो, 15 अगस्त के बाद क्या होगा? नहीं, ये प्रशांत जी, ये बात भी सही है कि तिरंगा जो है वो एक बहुत सम्मानजनक चीज है, हमारे देश की एक पहचान है तिरंगा, उसका बेकदरी नहीं होना चाहिए। और जैसा कि अभी भूपेंद्र जी कह रहे थे कि उनके पास भी कोई ऐसा पुख्ता सबूत होगा कि आपने उसमें रंग बदलने की कोशिश की है, जैसा वो बता रहे हैं कि आपका एक लेटर है, सरकार का लेटर है, तो उसमें भी किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका ध्वज जो संहिता है उसका निश्चित तौर पे एक माप होता है, उसमें कितनी बड़े उसमें बनाया जाएगा, किस तरह के रंग रहेंगे उसमें, किस तरह की चीजें। तो अगर इस तरह का भी कोई आरोप है तो उसका स्पष्टीकरण निश्चित रूप से सरकार को देना चाहिए कि हमने किसी प्रकार के रंग बदलने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि भगवा और केसरिया में निश्चित रूप से बहुत अंतर होता है। तो दूसरी बात यह है कि अगर तिरंगा फहराया जा रहा है, अगर करोड़ों के तिरंगा फहराए जा रहे हैं, तो 15 अगस्त के बाद वो क्या घरों में लगे रहेंगे? पानी है, बरसात है, उसमें नष्ट तो नहीं होंगे, या उनकी क्या व्यवस्था होगी? लोग अपने घर में निकाल के रख लेंगे उसको। ये भी बहुत सी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि जो अमानक तरह से जो सप्लाई हुई है गुजरात से, कुछ ऐसे बहुत से तिरंगे आए जो अमानक थे, जिनमें अलग डिजाइन बनाई गई थी, तो वो भी ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो वास्तव में ध्वज है वो किस तरह का है, और उसी तरह का ध्वज अगर हम सब जगह फहराएंगे तो निश्चित तौर पे हमारे देश का भी सम्मान बढ़ेगा, हमारा भी अपने आप में एक गौरव हम अपने आप में महसूस करेंगे कि हमारे घर में तिरंगा फहराया जा रहा है, जो हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है, हमारे देश की आन बान का प्रतीक है। तो निश्चित तौर से इससे एक गौरव की भावना, लोगों में स्वाभिमान की भावना आती है। जो बच्चे नहीं जानते हैं या जो युवा नहीं जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम किस तरह से लड़ा गया था, भारत तो 500 साल देश गुलाम रहा है, इस तरह से हमने उस गुलामी को काटा है और आज हम एक स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। ये सारी चीजें उस तिरंगे में समाहित हैं, और उस तिरंगे का अगर कहीं से भी अपमान होता, किसी भी भूले बिसरे भी होता है या जानबूझ के भी किया जाता है, तो मुझे लगता है कि इसका स्पष्टीकरण निश्चित तौर पे सरकार को भी देना चाहिए। बिल्कुल। और ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उमेश जी, एक बात जिसका जिक्र आया था और शायद वो सवाल अभी नहीं आ पाया, संघ कार्यालय को लेकर क्या इसमें सच्चाई नहीं? आप शायद इस पर बेहतर रोशनी डालें कि शुरुआत के कई दशकों तक संघ कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया। बिल्कुल, निश्चित रूप से, और उसके पीछे का कारण भी हमको समझना पड़ेगा। भारत के संविधान के अंदर, ध्वज संहिता के अंदर जो वर्णित व्यवस्थाएं थी, उसके अंदर इस तरह का जो सामाजिक संगठनों के कार्यालय होते थे उस पर ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी।
और जब प्रारंभिक काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐसा करा है तो हम पर मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रताड़ना करी है, आपराधिक प्रताड़ना हमें झेलना पड़ी है। 1948 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था और जिस प्रतिबंध को बाद में कांग्रेस पार्टी को मुंह के खानी पड़ी और हटाना पड़ा, और उसके बाद जब जब भी हमारे कार्यालयों पर ध्वज लगाया गया हम पर इस ध्वज संहिता के आधार पर मुकदमे दर्ज करे गए और हमने फिर उस ध्वज संहिता का सम्मान करते हुए तिरंगे को नहीं लगाया। एक बात तो ये है। दूसरी बात, उस समय लगातार भूपेंद्र जी भाई साहब बोल रहे थे, इसलिए मैं उत्तर नहीं दे पा रहा था। उन्होंने एक जिक्र करा कि किसी कलेक्टर ने एक आदेश ऐसा पारित कर दिया, अगर किसी एक जिला में इस तरह का गलत आदेश पारित हो गया तो उस पर कार्रवाई करी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार ने यह आदेश जारी करा या सभी जिलों के अंदर इस प्रकार का कोई परिपत्र करा गया। छोटी छोटी बातों को लेकर विषय खड़ा करना, एक देश प्रेम की वातावरण का भावना जागृत हो रही है, पूरा देश प्रेम हिलोरे मार रहा है, घर घर में ध्वज जा रहा है। और जो अभी 2022 के अंदर ध्वज संहिता संशोधन करा गया है, उस संशोधन में लिखा गया, अब आप चुप होकर सुन लो, फिर आप जब बोलोगे मैं चुप रहूंगा। और जब ध्वज संहिता के अंदर जो संशोधन करा है कि रात्रि में भी ध्वज लगाने की अनुमति प्रदान करी गई है और उसके अंदर यह जोड़ा गया है कि उस पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करी जाएगी। जो अभी आदरणीय चैतन्य भाई साहब जी पूछ रहे थे कि उस ध्वज का करा जाएगा क्या, तो जो हमारी ध्वज संहिता है वो ध्वज संहिता जिस प्रकार का विसर्जन की एक व्यवस्था ध्वज को लेकर बताती है। शासकीय कार्यालयों में तो ध्वज को रख लिया जाता है, जो ध्वज होता है उसके अंदर फूलों को नहीं लपेटा जाना चाहिए क्योंकि फूल अपने रंग छोड़ते हैं। तो ये ध्वज संहिता में स्पष्ट करा गया है कि उसके अंदर कतरन या पन्नियां रखी जानी चाहिए। तो उस फ्लैग का जो सिस्टम है ध्वज संहिता में, वो सारी चीजें, मानक आकार का ध्वज बनना चाहिए, इस सब किसी को क्या आपत्ति है। पर जब लाखों घरों के अंदर झंडा फहराने के लिए पूरे देश के अंदर एक वातावरण बन रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के मित्रों को भी सकारात्मकता के साथ 4 कदम इस बात पर चलना चाहिए। राजनीतिक रूप से आलोचना करने के लिए आपके पास बहुत अवसर प्राप्त हो जाएंगे और आपकी चिंता केवल ध्वज को लेकर नहीं है, आपकी चिंता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है आपके राजनीतिक कद को बहुत घटा दिया है। 18 साल से आपको अस्वीकार कर रखा है मध्य प्रदेश में, यह आपकी बौखलाहट का कारण है। आपको 8-10 सालों से केंद्र में बैठा रखा है, यह आपके विचलन का कारण है। कृपया इस विचलन और इस बौखलाहट से बाहर आइए। जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र जी, जवाब देना चाहेंगे। और इसके अलावा एक सवाल भी जोड़ना चाहूंगा भूपेंद्र जी, कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट पर नेहरू जी तिरंगा लिए नजर आ रहे हैं, इस पर सवाल बीजेपी उठा सकती है कि भाई नेहरू जी ही क्यों? जिस दिन झंडा स्वीकार किया गया इस देश में, जब झंडा जारी हुआ, तो वो नेहरू जी का वो चित्र है जब उन्होंने वो झंडा जारी किया था। पहला दिन, पहला क्षण तिरंगे झंडे को तिरोधार्य करने का, उसने वो डीपी लगी है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो उमेश जी बच के निकलना चाह रहे हैं गली से, ये आदेश किसी एक कलेक्टर ने नहीं निकाला है, ये गृह मंत्रालय ने आपके मध्य प्रदेश के निकाला है ये आदेश। उसकी कॉपी पूरे कलेक्टरों को सर्कुलेट हुई। इसकी जिम्मेवारी इन्हें स्वीकारना पड़ेगी कि इनकी सरकार जो है कि कोई उद्देश्य है ऐसा आदेश निकालने के पीछे। तीसरी चीज जो हम जिस बेकदरी की बात कर रहे हैं, आज आपने ऐसी संस्थाओं को ये आदेश दे दिए जो संस्थाएं बनाती थी झंडा उनका काम छीन कर, जो गरीब कर्नाटक के लोग बनाते थे, आज उनको झंडा नहीं मालूम है। आपको 3 लाख झंडे जो है नष्ट करना पड़ेंगे। ये सतना में सप्लाई हुए हैं, उमेश जी जरा पता कर लें, कम शब्दों में वाइंड अप करिएगा। हाँ, तो ये जो है ये जो है उसमें अंडाकार बना दिया है, चक्र, गोल चक्र होता है, उसकी जो है जितनी कड़ियां होती हैं वो चेंज कर दी हैं और वो झंडा डी शेप हो गया। ये कह रहे थे कि इन्होंने ध्वज संहिता में परिवर्तन कर दिया। तो ये बात जरूर देखनी चाहिए, किसी भी सूरत में अपमान नहीं होना चाहिए झंडे का, तिरंगे का बेकदरी नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े अभियान चलाना भी चाहिए, तिरंगे से जुड़ी जानकारी भी बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बात महत्वपूर्ण है वो ये कि इस पर एक तो सियासी रार की आवश्यकता नहीं है, दूसरी तिरंगे का अपमान किसी सूरत में ना हो। बहुत शुक्रिया उमेश शर्मा जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, चैतन्य भट्ट जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही।